हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेज में। और आज की क्लास होने जा रही है बहुत ही बड़ी क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना साइंस का एक टॉपिक और साइंस के एक टॉपिक जिसका नाम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, और उसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। और एक बहुत लंबी क्लास होने वाली है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो आज की एक मैराथन क्लास मान सकते हैं हम। तो मैराथन क्लास के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, और वो लगाएंगे अपनी कौन सी, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। कौन सा तंत्र? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं। देखो, कोई भी सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम हमारे बॉडी ऑर्गन से बनता है। यानी पर्टिकुलर कुछ मेन फंक्शन करने वाले, सेम काम करने वाले ऑर्गन जुड़ के क्या बनाएंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दो वर्ड को देखने को मिलते हैं। मैंने एक तो देखने को मिलता है कि आपका सर्कुलेटरी, और एक आपको मिलता है क्या, सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब तो हमने जान लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन, यानी शरीर के अंगों का समूह है। ये क्या होता है आपका, तंत्र होता है। ये तो हमारे सिस्टम का मतलब हो गया। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी का। सर्कुलेटरी में एक वर्ड आ रहा है सर्कल। और सर्कल अगर जहां जहां बनेगा ना, यानी ये क्या बनेगा, एक चक्कर बनेगा, है ना। तो देखो, चक्कर किस चीज का बनेगा, यहाँ पे हमें कंपोनेंट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम आपका ब्लड। क्या पढ़ना पड़ता है आपको? ब्लड, यानी रक्त, यानी खून, यानी लहू, है ना। ये आपको पढ़ना पड़ता है। और इसी के चक्कर का, यानी हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर खून क्या होता है, घूमता रहता है। तो इस घूमने के चक्कर को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी का मतलब हो गया ब्लड का क्या करवाना, रेगुलेशन करवाना। ब्लड का क्या करवाना, रेगुलेशन करवाना या सर्कुलेशन करवाना, पूरी बॉडी के अंदर नियमितता बनाए रखना। किसकी? ब्लड की। तो इस शरीर के ऐसे अंगों का समूह है जो रक्त को पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाता है। वो समूह क्या कहलाता है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यानी कि हमें इसके अंदर ऐसे ऑर्गन पढ़ने हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेके घूमेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ता है ब्लड। दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है इसके अंदर हार्ट। और तीसरा हमें पढ़ना पड़ता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स। इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, तीन चीज पढ़नी है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो, अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्या, आपका ब्लड। क्या हेडिंग लगाएंगे? ब्लड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखो, रक्त, देखो बेटा, ब्लड होता है, ब्लड एक प्रकार का आपका कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है आपका? एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक क्या होता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं। तो ब्लड भी क्या करता है, पूरी बॉडी के, आप चाहे यहाँ सर से काटो, चाहे नीचे पैरों से काटो, हर जगह क्या मिलेगा आपको, ब्लड मिलेगा। तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है। तो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि तरल फॉर्म में होता है, बहने का गुण होता है रक्त में। तो आपका क्या होता है, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड आपका क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है आपका ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सर और बताइए ब्लड के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। देखो, तो इसके अंदर दो कंडीशंस बनती हैं। अगर मैं बात करूं एडल्ट की,
अडल्ट के अंदर दो आते हैं आपके मेल और दूसरी आती है आपकी फीमेल्स। तो मेल के अंदर ब्लड होता है वो होता है आपका 6 से 7 लीटर, और जो फीमेल्स होती है उनमें थोड़ा कम होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में आपका ब्लड होता है। अच्छा सर, कम क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों के अंदर क्या होता है, लड़कियों के अंदर हर एक बॉडी ऑर्गन का वेट कम होता है। अब हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर अगर वेट कम होगा, हड्डियों की साइज भी क्या होती है, कम होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हड्डियां जो ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, बोन मेरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो भी कम होगा। और अगर ब्लड क्या का फॉर्मेशन ही कम होगा तो क्या होगा, ब्लड ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक रीजन होता है कि लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म एक क्या होता है, ऋजुस्राव के एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। तो हम एक रीजन वो भी मान सकते हैं कि लड़कियों के अंदर क्या होता है या फिर महिलाओं के अंदर क्या होता है, ब्लड की कमी किसके कंपेयर में, मेल के कंपेयर में होती है। इसलिए हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 से 6 लीटर क्या होता है इसका ब्लड होता है फीमेल्स के अंदर, और 6 से 7 क्या होता है आपका मेल के अंदर होता है। सर और क्या होता है ब्लड के बारे में हम थोड़ा बताइए। ब्लड क्या होता है, देखो एक ब्लड आपका कोलोइड होता है, ब्लड क्या आपका कोलॉइड है। सर कोलाइड क्या होता है, केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जहां पे क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाता है, सॉलिड प्लस लिक्विड होता है वो क्या होते हैं, सारे कोलोइड होते हैं। तो ब्लड के अंदर भी सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, थोड़ा आगे जब ब्लड का हम कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड का संगठन देखेंगे, तब हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो वहां पे कुछ कंपोनेंट आपको सॉलिड दिखाई देंगे, कुछ कंपोनेंट आपको क्या दिखाएंगे, लिक्विड दिखाई देंगे। अच्छा सर और बताइए, ब्लड एक क्या होता है बेटा, अंग होता है। सर मजाक कर रहे हो क्या, अभी तो आप उत्तर बता रहे हो। ब्लड एक अंग होता है, कौन सा अंग होता है, मेसोडर्मिक ऑर्गन होता है आपका। कौन सा अंग होता है, मेसोडर्मिक अंग होता है। सर मेसोडर्मिक क्या होता है, देखो जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, माता के भ्रूण में बच्चे का जब क्या पूरी बॉडी का जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो 3 लेयर बनती हैं सबसे पहले। कितनी लेयर बनती हैं, 3 लेयर बनती है। मान लो ये 3 लेयर ऐसी हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर की वजह से इसमें से बीच की एक लेयर होती है जिसका नाम है मेसो लेयर, ठीक है। तो मेसो लेयर की वजह से, ठीक है, मेसो लेयर की वजह से एपी एंड और मेसो 3 लेयर बनती है। मेसो लेयर की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मेसो लेयर की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और जिस लेयर से जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। इसलिए मेसो लेयर से ब्लड का फॉर्मेशन होने की वजह से इसको मेसोडर्मिक ऑर्गन बोला जाता है। तो ब्लड आपका क्या है, एक ऊतक भी है, ब्लड आपका एक अंग भी है, ठीक है। ब्लड आपका क्या है, कोलाइड भी है, ठीक है। एडल्ट के अंदर इसकी मात्रा होती है 6 से 7 लीटर, फीमेल के अंदर इसका क्या होता है 5 से 6 लीटर होता है। सर और बताइए उसके बारे में। देखो ब्लड के अंदर एक होता है कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल क्या होती है, रेंज होती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक आपका चिपचिपा पदार्थ होता है, वसीय पदार्थ होता है, जो ब्लड के अंदर होना जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। लेकिन अगर इसी की मात्रा अधिक हो गई तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है। वो आगे हम थोड़ा आगे जब हर टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल 200 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, जो होती है किसके अंदर, एक ब्लड के अंदर होती है। 200 ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर क्या होती है, इसकी मात्रा होती है। चलो आगे हम देखते हैं कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। आगे जो हम हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे ब्लड का, रक्त का या फिर रुधिर का क्या संगठन या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कौन सी, ब्लड का कंपोजिशन, ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त का संगठन, देखो संगठन कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज कैसे किस किस चीजों से मिलके बनी है, वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन होता है। अब देखो ब्लड किस किस चीज से मिलके बना होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये आपका ब्लड है,
रक्त हो गया, ठीक है। अब देखो, ब्लड के अंदर एक होता है आपका लिक्विड पार्ट और एक आपका पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सॉलिड पार्ट, ठीक है। यानी एक होता है आपका द्रव और एक आपका होता है ठोस, ठीक है। तो रक्त में दो पार्ट हो गए, एक आपका क्या हो गया लिक्विड, एक हो गया आपका सॉलिड। लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं रक्त कोशिकाएं, क्या बोलते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्कल्स, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है। थोड़ा सा ब्रॉडली आगे बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, हमने देखा कि ब्लड होता है, उसके अंदर एक पार्ट होता है सॉलिड, एक पार्ट क्या होता है आपका लिक्विड यानी द्रव, और एक पार्ट होता है आपका क्या सॉलिड यानी ठोस, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि लिक्विड पार्ट को हमने बोला था प्लाज्मा, ठीक है। और एक हमने देखा था क्या, एक हमने देखा था कि जो ब्लड सेल्स होती हैं या ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं होती हैं वो, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर उसकी मात्रा होती है वो होती है आपकी 55% टू 65%, ठीक है। और जो आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ब्लड कार्पल से होती हैं, उनकी जो होती है वो होती है आपकी 45% टू 35%, ठीक। ये इसकी क्या होती है मात्राएं होती है। अगर आपको 100 ml ब्लड लेना है तो उसमें 55 ml या 65 ml तक क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है, और आपका 45 ml से लेके 35 ml तक क्या होती है उसके अंदर ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स होती हैं। अब देखो, प्लाज्मा के अंदर होती हैं प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन में से दो प्रोटीन इंपोर्टेंट आपकी कौन कौन सी, एक आपकी याद रखेंगे फाइब्रिनोजन, एक याद रखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रकार के आपकी क्या है ये प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर होती है, और बाकी इसके अंदर क्या होता है आपका प्लस, इसके अंदर क्या होता है ये 5% क्या होती है आपकी ये होती है, और 95% क्या होता है आपका वाटर होता है यानी जल होता है, ठीक है। इसी की बात अगर मैं बात करूं कि तो ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं वो कितनी होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी होती है आरबीसीज, 2 नंबर पे होती है आपकी डब्ल्यूबीसीज, और 3 नंबर पे होती है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 प्रकार की क्या होती हैं आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अच्छा, आरबीसीज की संख्या कितनी होती है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, डब्ल्यूबीसीज की संख्या कितनी होती है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। देखो, इसकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 20 लाख, ठीक है। इसकी संख्या होती है वो होती है 10 से 15,000, और इसकी संख्या होती है वो होती है 1 से 2 लाख, ठीक है। 1.5 से 2 लाख भी बोलते हैं, ठीक।
तो ये हमारी क्या होगी, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी फिर उससे कम होती है। अब देखो इन सारी चीजों के बारे में हमने देख लिया। तो ये क्या होता है, हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है। ये हमारे ब्लड का क्या होता है, कंपोजिशन होता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, हाँ। तो आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो प्लाज्मा के बारे में हमने थोड़ा सा देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। जब आपका क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है आपका, ब्लड टेस्ट होता है ना। तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी जो जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो ब्लड सैंपल को क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं तो वो प्लाज्मा निकालते हैं उसका। नीचे देखो एकदम रेड कलर का होता है एकदम, फिर उससे थोड़ा हल्का होता है, फिर वापस थोड़ा येलो कलर का होता है। इस येलो कलर वाले का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, और इसी सीरम का टेस्ट किया जाता है, इसी सीरम का टेस्ट किया जाता है लेब के अंदर। तो ब्लड टेस्ट के अंदर सीरम टेस्ट होता है, वो कौन सी किसका पार्ट होता है, आपका प्लाज्मा का पार्ट होता है, जिसके अंदर आरबीसीज भी होती हैं, थोड़ी थोड़ी डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं, थोड़ी थोड़ी प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ठीक है, हाँ। तो आगे हम देखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, 95% क्या होता है, वाटर होता है। और ये क्या होता है, आपका लिक्विड पार्ट होता है। इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। इसके अंदर सॉलिड भी है, इसके अंदर लिक्विड भी है। इज दैट क्लियर। चलो आगे हम देखते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम देखेंगे ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्लड सेल्स वही अपने 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी क्या होगी, आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम देखें तो आरबीसी की जो संख्या होती है 2 मिलियन का मतलब 20 लाख के समथिंग होती है। ठीक है, 10 से 20 लाख होती है। इसका जो जीवन काल है, इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 120 दिन। कितना है, 120 डेज। यानी 120 दिन के बाद में आपकी आरबीसी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, हाँ। तो आगे हम देखते हैं। अब देखो जो ब्लड सेल्स हैं वो आरबीसी हैं, वो बनती कहाँ है, इनका जो निर्माण होता है, बोन वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि निर्माण होता है वो कहाँ होता है, आपका अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। और ये जाके स्टोर कहाँ हो जाती है, जब 120 दिन के बाद में मर जाती हैं तो जाके स्टोर हो जाती हैं, यानी संग्रहित हो जाती हैं। इसका संग्रहण कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो एक जगह है प्लीहा या तिल्ली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक, तो वहां पे जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसलिए प्लीहा या तिल्ली को, प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं, नोट, प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं, रक्त का कब्रिस्तान बोलते हैं, रक्त का कब्रिस्तान बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर और क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर और क्या होता है, देखो हमने लिख रहे हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं इसको, हिंदी में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब देखो इसका जो इसके अंदर जो लाल रंग है इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखो हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है। सर मजाक कर रहे हो क्या, हीमोग्लोबिन तो लाल कलर दे रहा है, इसका बैंगनी कलर कैसे हो गया। देखो बताता हूँ, हीमोग्लोबिन के अंदर देखो इसका देखो कंपोजिशन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। हीमो प्लस ग्लोबिन, इसका कंपोजिशन क्या है,
हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हिम आपका एक क्या है, आयरन कंपोनेंट। ठीक है, आयरन है इसके अंदर, और ग्लोबिन एक प्रकार की आपकी प्रोटीन है। ग्लोबिन आपकी एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को क्या करती है, ग्लो करती है, बॉडी को चमकाती है। तो आपने देखा होगा जिस किसी भी आदमी के अंदर ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसका चेहरा क्या रहता है, एकदम मुरझाया हुआ रहता है, एकदम से मतलब एकदम ग्लो नहीं करता, वो चेहरा चमकता नहीं है। तो ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे चेहरे के अंदर ग्लो लेके आती है। ठीक, हाँ अब आगे देखते हैं। हिम आयरन होता है इसके अंदर, क्या होता है, आयरन होता है, और ये आयरन क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है और ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, तो किसका निर्माण कर लेता है, आयरन होता है वो फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में हो जाता है। किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसकी वजह से इसका रंग कैसा पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है। इस फेरस ऑक्साइड की वजह से कैसा हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। अदरवाइज जो हिम होता है ना, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन का कलर कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। तो हमने क्या देखा, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। इज दैट क्लियर, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी। तो इन सभी की कमी की वजह से, इन सभी की वजह से कमी से, यानी हीमोग्लोबिन या आयरन या आरबीसी या ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से, आरबीसी की कमी से या ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर किसी आदमी के अंदर खून की कमी आ जाए तो कौन सी डिजीज है, उसको एनीमिया डिजीज है। कौन सी डिजीज है, एनीमिया डिजीज है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, स्कैरसिटी ऑफ ब्लड, scarcity of iron, scarcity of RBC and scarcity of hemoglobin is that the disease name caused by anemia। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे हम, एनीमिया डिजीज बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया आपका। अब देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेंगे थोड़ा सा, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो वही दो कंडीशन है, मेल के अंदर कितना होगा और फीमेल के अंदर कितना होगा। तो मेल के अंदर होता है वो होता है आपका 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर होता है 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ये चीजें आप याद रख लेंगे। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, फीमेल के अंदर होता है 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, और मेल के अंदर होता है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। इज दैट क्लियर। अरे आगे समझ में बात। लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन का खुद का नेचुरल कलर कैसा होता है, वोयलेट होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है, वोयलेट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भी। और इतनी बात समझ में आ गई, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से कौन सा रोग होगा, एनीमिया होगा। आयरन की वजह से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और देख लेना, इसकी जो आकृति होती है ना, इसका आकार गोल होता है, राउंड शेप की होती है आरबीसी। एल पी अभी गोल अपने टॉफी खाई होंगी, वैसी शेप की होती है, सेम टू सेम, बीच में से पिचकी हुई एकदम राउंड शेप में होती है आरबीसी। ठीक है, चलो
एक दो पॉइंट और लिखेंगे आरबीसी के बारे में, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं मैं इधर से। बेटा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी कोशिका है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नहीं, लाइसोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे नोट डालेंगे आप, लेकिन अपवाद है। ऊंट, कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, एकमात्र आरबीसी ऐसी है ऊंट की आरबीसी जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी सारी आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। लाइसोसोम भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसीलिए तो ये मरती नहीं है, 120 दिन के बाद में जाके स्टोर हो जाती है। कहाँ पे, अरे ग्रेवयार्ड ऑफ येरापलिया स्प्लेन तिल्ली, वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब देखो आरबीसी के अंदर इतना सब होता है। आरबीसी का निर्माण हमने लिख लिया, आरबीसी की संख्या हमने लिख ली। हाँ चलो, एक चीज और लिख लेंगे। अभी नई जो WHO की गाइडलाइन है उसके अंदर हमने बताया था कि सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका, सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका लिवेनहॉक के द्वारा इसकी खोज हुई थी आरबीसी की। हाँ, अब इतनी सारी चीजें हमने लिख ली आरबीसी के बारे में, तो आगे हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो आगे हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है इसको। इसका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। कितना होता है, 5 से 7 दिन का होता है। ठीक है, इसका जो जीवन काल है कितना होता है, 5 to 7 डेज होता है। इसकी जो संख्या होती है, इसके जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 से 15,000। इसकी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। उसके बाद में इसका जो मुख्य काम है, इसका उपनाम है एक, हमारी बॉडी का क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, डिफेंस सिस्टम अपना ये। और देखो और क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। है ना, रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करती है, ये तैयार करती है, मजबूत करती है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी किससे इफेक्ट होती है, तो विटामिन सी से भी इफेक्ट होती है। इसके अंदर क्या होती है, विटामिन सी होती है। किससे होती है, विटामिन सी की मात्रा होती है। तो अगर आपको डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ाने हैं तो आपको क्या खाने होंगे, विटामिन सी वाले पदार्थ खाने होंगे। जैसे नींबू खा लिया आपने, संतरा खा ली। जैसे कोविड आया था ना, कोविड के अंदर क्या हुआ था, हमारा इम्यून सिस्टम भी तो कमजोर पड़ा था। इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा था तो हमने क्या बताया गया था, नींबू पियो, है ना, किन्नू खाओ, संतरा खाओ। क्यों, क्योंकि वहां पे विटामिन सी होती है और वो क्या बढ़ाती है, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाती है। और हमारी जो एंटीबॉडी जो कैपेसिटी है उसको क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारी जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप हैं। वैसे तो 5 टाइप होते हैं, लेकिन हम 3 इंपॉर्टेंटली 3 पढ़ेंगे।
सबसे पहला होता है आपका एंटीबॉडी, ठीक। दूसरा अपना होता है लिम्फोसाइट, और तीसरा अपना होता है मोनोसाइट, ठीक है। तीन क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, कौन कौन से? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं टी सेल, क्या बोलते हैं? टी सेल बोलते हैं। देखो होता क्या है, तीनों ही हमें रोगों से बचाती है। कैसे बचाती है? एंटीबॉडी होती है, इसका अलग काम होता है, लिम्फोसाइट का अलग काम होता है, और मोनोसाइट का अलग काम होता है। देखो कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये अपने भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर अपनी पाकिस्तान वाले आतंकवादी घुस रहे, कोशिश कर रहे हैं, और इधर हमारी आर्मी की 3 लेयर खड़ी है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, ठीक। अब जैसे ही कोई आतंकवादी इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, तो घुसेगा तो सबसे पहले जो खुफिया एजेंसी है अपनी, वो क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। हमारी खुफिया एजेंसी है वो क्या करेगी? सीक्रेट एजेंसी है, सीक्रेट जो आर्मी है वो क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी कि आतंकवादी घुस गए। किसको करेगी? जो एक्टिव आर्मी है, जो दूसरी लेयर वाली जो आर्मी है उसको क्या करेगी? और ये आर्मी क्या खड़ी है? अपनी बंदूक वगैरह लेके खड़ी है और इसको जगाएगी, भाई खड़ा हो, क्या घुस गया? आतंकवादी घुस गए। अब ये क्या करेगा? इन आतंकवादियों को मार देगा, इन आतंकवादियों को मार देगा। अब इन आतंकवादियों को मारने के बाद वो इनकी जो लाशें हैं, इनको उठाने के लिए वो आर्मी आएगी ट्रक लेके। तीसरी लेयर वाली आर्मी आएगी, वो क्या करेगी? इन लाशों को उठा के ले जाएगी। ऐसा ही सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती है? अपनी डब्ल्यूबीसी फंक्शन करती है। कैसे करती है? देखो, जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, या रोग जनक जो रोग हमें रोग देते हैं, वो जीवाणु जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, बायो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर घुसेंगे, घुसते ही एंटीबॉडी क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट का काम कौन करेगा? डिटेक्ट कौन करेगा? एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेगा उसको कि हमारे अंदर क्या घुस गया। जैसे हमने पानी पिया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया, जाते ही डिटेक्ट कर लेगा कौन? एंटीबॉडी। और किसको जगाएगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट चाचा खड़ा हो, कौन घुस गए? आतंकवादी घुस गए। लिम्फोसाइट चाचा खड़े होंगे और खड़े होकर किसको मार देंगे? तो किलिंग का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। किलिंग उसको क्या कर देगा? वो मार देगा। किसको? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है जो रोग को फैलाते हैं, उनको क्या कर देगा? ये मार देगा। अब इसको मारने के बाद में इनका जो भक्षण है, इनकी जो ईटिंग है या डाइजेशन है, ईटिंग या जो डाइजेशन है वो कौन कर देगा? डाइजेशन का यानी भक्षण का काम कौन कर देगा? आपका मोनोसाइट चर्चा कर देंगे। तो जैसे ही एंटीबॉडी आई, उसने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके किसको बताएगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट उसको किल कर देगा, मार देगा, और मारने के बाद में मोनोसाइट इसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि मोनोसाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? लाइसोजाइम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और वो लाइसोजाइम क्या करते हैं? उन बैक्टीरिया को क्या कर देता है? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, उनको खा जाता है, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारी ऐसी क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है करो या मरो। सॉरी, नहीं, इसको नहीं बोलते भाई, इसको नहीं बोलते, डब्ल्यूबीसी को नहीं बोलते, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अब एक डिजीज चलती है जिसका नाम है एड्स। एड्स की जो क्या होते हैं, एचआईवी जो वायरस होता है ना, जो एचआईवी जो वायरस होता है एड्स का, वो क्या करता है? डायरेक्ट किस पे अटैक कर देता है? लिम्फोसाइट पे अटैक कर देता है और इसको ही मार देता है। किसको मार देता है? लिम्फोसाइट को मार देता है। तो जब मारने वाला ही मर गया, तो अब वायरस को और कौन मारेगा? ठीक है, तो अगर किसी को एड्स हो गया तो उसको उसका मतलब क्या होना, रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो किसको अटैक करता है? डायरेक्ट अपने लिम्फोसाइट चच्चा को ही मार देता है। जो मारने वाला उसी को मार देता है, तो वो कैसे आगे मार पाएगा उस वायरस को? तो एड्स किस पे अटैक करता है? लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। इसलिए एड्स की क्या नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को एड्स हो गया, तो एड्स ऐसा सिंड्रोम होता है जो क्या करता है, बहुत ही क्या होता है, रेयर केस में रिकवर होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें लिख लेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC की संख्या कम होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर WBC की संख्या ज्यादा हो गई, अगर WBC की संख्या ज्यादा होगी, अगर WBC की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो हमें क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। रक्त युक्त क्या हो जाते हैं, शरीर पे धब्बे हो जाते हैं, रेड क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, दाग वगैरह हो जाते हैं। तो किसकी वजह से हो जाते हैं वो, अगर WBC संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड एलर्जी हो जाती है, और रक्त युक्त क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, किसकी वजह से, WBC संख्या अधिक होने की वजह से। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं फिर प्लेटलेट्स के बारे में, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। चलो आगे हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट को बोलते हैं बिंबाणु। अगला हम देखते हैं प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट की संख्या होती है हमारे बॉडी के अंदर 1 लाख से लेके 2 लाख तक। ठीक है, अच्छा, इसका जीवन काल होता है 1 सप्ताह। वही 7 दिन। अच्छा, अब देखो, प्लेटलेट के अंदर होती है विटामिन के। कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के होती है। जैसे WBC के अंदर कौन सी होती है, अरे WBC के अंदर कौन सी होती है, विटामिन सी, वैसे इसके अंदर कौन सी होती है आपकी, विटामिन के। और ये विटामिन के किस में हेल्प करती है, रक्त का थक्का बनाने में काम करती है। रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। कौन, आपकी विटामिन के। यानी अगर आपके अंदर प्लेटलेट कम है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनने की जो डिजीज होती है, रक्त का थक्का न बनने वाले डिजीज को बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोलते हैं बेटा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज क्या होती है, विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर किसी को चोट लगी और उसके अंदर विटामिन के की कमी या रक्त का थक्का टाइम पे नहीं बनता है तो उसका ब्लड बहता जाएगा, बहता जाएगा। मतलब कौन सी डिजीज है उसको, हीमोफीलिया डिजीज। अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी है, एनीमिया डिजीज है। अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो हीमोफीलिया डिजीज है। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर विटामिन के होती है, प्लेटलेट होती है, हमारे को क्या रखती है, ये एक्टिव रहती है, शरीर को एक्टिव रखती है। सक्रिय रखती है, शरीर को क्या रखती है, ये एक्टिव रखती है। कौन सी, प्लेटलेट्स। अब देखो, अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो कौन सी डिजीज के अंदर प्लेटलेट डाउन होती है, तो एक डिजीज चलती है जिसका नाम है डेंगू। डेंगू की वजह से इसके अंदर प्लेटलेट में क्या आती है, कमी आती है, और कमी आती है, और इसलिए डेंगू के अंदर प्लेटलेट की जो काउंटिंग है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यहाँ तक कि 45,000 तक आ जाती है। और इस स्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो प्लेटलेट इतनी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है तो किसकी वजह से रहती है, प्लेटलेट्स की वजह से रहती है। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। ये टॉपिक आ ही गया तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर आगे लिखते हैं। तो अब देखेंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। देखो यहां पे बेटा कुछ काम आएंगे आपके प्लाज्मा वाले पार्ट और कुछ पार्ट काम में आएंगे आपके किसके, प्लेटलेट वाले पार्ट। अब प्लाज्मा कैसे काम आता है वो देखते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी क्या है, नसें हैं, इसके अंदर क्या बह रहा है आपका, ये आपका ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर घूम रहा है लेकिन वहां नहीं जम रहा, जैसे ही ब्लड कट जाता है, हमारा शरीर कट, बॉडी ऑर्गन कट जाता है, तब वो जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ब्लड के जब ब्लड किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो यहाँ पे एक एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जिसका नाम है हेपेरिन। कौन होता है? हेपेराइन प्रोटीन होती है जो क्या होती है, ब्लड के अंदर होती है, जो इस ब्लड को जमने नहीं देती। किसको? तो ब्लड का एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन होता है? हेपेरिन होता है। एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन हो गया आपका? हेपेरिन। एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन? हेपेरिन। अब देखो जैसे ही ये नस यहां से कटेंगी, जैसे ही ये नस यहां से कटेंगे तो हेपेरिन की एक प्रॉब्लम है बेटा, हेपेरिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मर जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते क्या हो जाता है? मर जाता है। जैसे ही ये नस यहां से कटेंगी और यहां से ब्लड बाहर निकलेगा, इसके साथ हेपेरिन निकलेगा, और हेपेरिन जैसे किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है बेटा, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो हेपेरिन मर जाएगा, और हेपेरिन मरते ही किसकी क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी? ब्लड की क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो कैसे होती है ब्लड की क्लोटिंग। तो रक्त का थक्का अगर नहीं जमने देता तो वो कौन नहीं जमने देता? हेपेरिन, एंटी क्लोटिंग एजेंट बोलते हैं उसको। अब देखो जैसे ही ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। देखो प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन बताई थी मैंने आपको, फाइब्रिनोजन बताई थी, अरे फाइब्रिनोजन प्रोटीन बताई थी। जब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन विटामिन के साथ मिलती है, प्लेटलेट के अंदर विटामिन के है, और ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये किसका फॉर्मेशन कर ले, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आती है आपकी। विटामिन के कांटेक्ट में आने के बाद और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये थ्रोम्बिन फिर क्या करता है? फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है। फाइब्रिनोजन प्लस कैल्शियम धातु के साथ मिलके ये थ्रोम्बिन क्या करता है? आपका फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? और ये फाइब्रिन एक प्रकार के आपके फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। और फाइबर क्या करते हैं? जालीनुमा संरचना बना लेते हैं ऐसी। जालीनुमा संरचना बना लेते हैं ये फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन ऐसी होती है। और इसके अंदर क्या होता है? जैसे ही क्या आएंगी? आरबीसी डब्ल्यूबीसी आएंगी, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे फंस जाती है, आके फंस जाएंगी। अब फंस जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड का क्लोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ये नस आई और यहां से ये नस कटी, यहां से, ठीक, ये मान लो यहां से कट गई, तो यहां पे किसका निर्माण हो जाएगा? एक फाइब्रिन का निर्माण हो जाएगा ऐसे, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स आके क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। और ये कब होता है? जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है।
अब देखो कैसा भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कितना इंटेलिजेंट है। देखो जब ब्लड के अंदर जब खून अंदर रहेगा तब ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, हेपेरिन जिंदा, ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनेगी। जैसे ही कटेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, थ्रोम्बिन क्या कर देगा, इसको जमा देगा। है ना कमाल की बात, हेपेरिन खत्म, थ्रोम्बिन क्लोटिन बना देगा। अरे आई बात समझ में। इसीलिए तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर देखो अपने डॉक्टर को इंजेक्शन भरते हुए देखा होगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता तो पहले क्या निकालता है, सारी हवा निकालता है उसकी। क्यों? क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट लगा दिया तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और अंदर का हेपेरिन मर जाएगा, और हेपेरिन अगर मर गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा ऐसे यहाँ पर इंजेक्शन लगा देता है, फिर वो स्वेलिंग आ जाती है, फिर डॉक्टर क्या कहता है, ये तेरी गलती है, तूने हिला दिया इसको। लेकिन गलती किसकी होती है, उस डॉक्टर की होती है, क्योंकि उसने अच्छे से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकाली होती। तो वो क्या करता है, फिर कहता है किससे सेको, बर्फ से सेकता रहे 5-4 दिन तक, आराम आ जाएगा तेरे। तो ये होता है आपका ब्लड का क्लोटिंग। तो एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन होता है, हेपेरिन होता है, जो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता किसके अंदर, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की नसों के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होता, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मर जाता है, मर जाते ही क्या कर देता है, थ्रोम्बिन को क्या कर देती है, क्लोट कर देती है। अरे आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पे तत्व कौन सा काम में आया, कैल्शियम। विटामिन कौन सी काम में आई, के। प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, हाँ जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, रक्त का थक्का कैसे बनता है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, और ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं पहले, फिर हार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया होगा, चलो अब हेडिंग लगाएंगे आप, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। अच्छा एक टॉपिक इसमें चलता है ब्लड ग्रुप। मैं ये नहीं मानता कि ब्लड ग्रुप को इसके अंदर पढ़ना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप को पढ़ना कोई मतलब सेंस वाली बात नहीं रहेगी। ब्लड ग्रुप अलग से पढ़ाएंगे हम ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें ब्लड ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अलग से पढ़ेंगे अपना ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक। तो अभी हम ब्लड वेसल्स ही पढ़ेंगे आगे, ब्लड के बारे में आपने जान लिया, अब पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स बेटा तीन प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंटली 2 प्रकार की होती है। देखो कैसे होती है, देखो ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स। कैसे होती हैं, ये ब्लड लेके आ रही है इधर से, ये ब्लड लेके जा रही है इधर से, और ये बीच में आपकी कॉमन है। तो कॉमन होती हैं तो पतली पतली नसें होती हैं, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है क्या, आपकी कैपिलरीज कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, कोशिकाएं होती हैं जो क्या होती हैं, कॉमन पार्ट होती हैं। ठीक है, अब देखो एक साइड ब्लड होता है आपका शुद्ध यानी प्योर ब्लड, और एक साइड ब्लड होता है आपका इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो अशुद्ध ब्लड को किसके पास लेके जाती है, हार्ट के पास। किसके पास, हार्ट के पास लेके जाती है, या इसको छोड़ो एक बार आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी, वो होंगी आपकी वेन्स यानी शिराएं,
और जो शुद्ध ब्लड को लेके जाएंगी वो होती है आपकी आर्टरीज, यानी धमनी। ठीक है, जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी बनाएंगे डायग्राम, उसके बाद में हम पढ़ते हैं। तो कितनी हो गई आपकी धमनी, केशिकाएं, शिराएं। सर एरोटा वगैरह कुछ नहीं बेटा, आर्टरी का बड़ा रूप होता है एरोटा, वैसे ही वेन्स का बड़ा रूप होता है वेना केवा। जल्दी से इसको लिखेंगे। लिख लिया होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही पतली पतली होती हैं, नसें होती हैं, बहुत ही बारीक धागे नुमा संरचना होती है, जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड होता है। कॉमन क्या होती हैं आपकी नसें होती हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना जरूरी है नहीं। मेनली क्या होती है आपकी धमनी और शिराओं के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे धमनी और शिराओं में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। देखो एक साइड हम लिखेंगे धमनी, आर्टरी, और एक साइड हम लिखेंगे शिराएं, वेन्स। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कौन से के अंदर सबसे तो ब्लड की शुद्धता के डिपेंडेंसी क्या होता है, इसके डिफरेंस होता है। जैसे शिराओं के अंदर शुद्ध ब्लड होता है, क्या शुद्ध ब्लड होता है, धमनी के अंदर शुद्ध होता है, क्या शुद्ध होता है, उनके बेसिस पे डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो रक्त होता है ना, वो रक्त कैसा होगा, वो रक्त होगा अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड होगा। क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। अब देखो याद कैसे करेंगे, आपने पुरानी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि जो पुरानी फिल्में होती थी उसके अंदर एक किडनैपर आता था, है ना, रास्ते से बच्चे जा रहे हैं उसको किडनैप करने के लिए। अब वो किडनैपर जब करता था तो वो एक गाड़ी रखता था अपने पास स्पेशल, हर फिल्म के अंदर देख लेना, और उस गाड़ी का नाम होता था वेन। रखते थे ना, दरवाजा से खिसकाया और अंदर डाला, तो वो क्या होती थी, वेन होती थी। और वेन के अंदर क्या होती थी, किडनैपिंग होती थी। अब किडनैपिंग अच्छा काम है कि बुरा काम है, गंदा काम है ना भाई, तो गंदा खून कहाँ पे, वेन के अंदर हो जाएगा याद ट्रिक से। तो गंदा का मतलब इम्प्योर ब्लड किसके अंदर होता है, वेन के अंदर यानी शिरा के अंदर। तो इधर कौन सा रक्त हो जाएगा, शुद्ध यानी प्योर। सर ये शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, इसके अंदर बेटा होती है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा। इसमें क्या उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, और इसके अंदर ज्यादातर क्या उपस्थित होती है आपकी, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। समझ गए इतनी बात को। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब समझेंगे। चलो आगे हम देखते हैं, इसके अंदर ये किधर जाती है आपकी, हृदय से यानी हार्ट से ऑर्गन की ओर जाती है। हार्ट टू ऑर्गन की तरफ जाने वाली नसें क्या होती हैं आपकी, सारी की सारी धमनी होती है। ये बात गांठ बांध लेना, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा अगर ये लाइन समझ में आ गई कि हार्ट से दूर जाने वाली सारी क्या होती हैं, धमनी होती है। हार्ट से दूर जाने वाली सारी क्या होती हैं, धमनी होती है। और ऑर्गन यानी हार्ट की तरफ आने वाली सारी क्या होती हैं, अंग से हृदय की तरफ, हार्ट टू ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन टू हार्ट। हार्ट टू ऑर्गन टू हार्ट आने वाली सारी क्या होती हैं आपकी, शिराएं होती हैं। कहने का मतलब ये हार्ट से दूर जाएंगी ब्लड लेके, हार्ट से दूर लेके जाएंगे वो सारी क्या होंगी, धमनियां होंगी। और ऑर्गन से जब वापस ब्लड आता है हार्ट की तरफ तो वो सारी क्या लेके आती है, शिराएं लेके आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। चलो आगे देखते हैं, इनमें जो रक्त का जो दबाव होता है, इनमें रक्त का दाब कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक।
कहने का मतलब यहाँ से हर्ट आपका और यहाँ से क्या जा रही है, हर्ट से दूर आपकी क्या जा रही है, आर्टरी जा रही है। हर्ट जैसे ही पंप करेगा तो प्रेशर से जाएगा, फुल प्रेशर से जाएगा रक्त। तो वो कितना होता है, वो प्रेशर 120 होता है और उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक बोलते हैं। अब देखो जब ब्लड पंप करके यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पे ये एंड है और यहाँ से वापस टकरा के वापस आएगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और इधर से ब्लड लेके कौन आएंगे, सिर आएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी रक्त का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रक्त का दाब कितना हो जाता है, 80 हो जाता है और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ठीक है, और यही तो अपनी क्या होती है, नॉर्मल बीपी होती है। कितनी होती है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक 120/80 mmHg की नॉर्मल बीपी होती है। समझ गए। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हार्ट यहाँ पे पंप करेगा, फुल प्रेशर से पंप करेगा, यहाँ पे टकराएगा वापस। अरे नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर मैं दीवार पे बॉल मारूं तो जाते टाइम उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बॉल टकराएगी वापस आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि रक्त का दाब जब हार्ट से दूर जाता है, जब आर्टरी लेके जाती है तो क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है और इधर क्या होता है, कम होता है। अब बताओ, ज्यादा प्रेशर के लिए मोटी पाइप चाहिए ना, पतली पाइप तो फट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या होती है, अपेक्षा करता मोटी होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, पतली होती है। मोटी होती है और शरीर के अंदर गहरी होती है। ये क्या होती है, ऊपरी पार्ट पे होती है। क्या होती है, ऊपर ही आती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मोटी और गहरी होती है। यहाँ पे दिख रही है सारी क्या है, वेन्स है, आर्टरी इसके अंदर है। ठीक है, ब्लड किसके अंदर ज्यादा होता है, आर्टरी के अंदर होता है। सिरों के अंदर ब्लड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है उसका, कम होता है। आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका रंग होता है, वो होता है गहरा नीला। कैसा होता है, गहरा नीला। और इसका जो रंग होता है वो होता है नीला, या इसको बोल सकते हैं नीला या फिर लाल। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अपना क्या होता है, वेन्स और आर्टरी और सिराओं में अंतर होता है। सबसे पहले धमनी होती है वो शुद्ध लेके जाती है, सिरा अशुद्ध लेके जाती है। हार्ट टू ऑर्गन धमनी, ऑर्गन टू हार्ट सिरा। प्रेशर 120 80। मोटी होती है, गहरी होती है, पतली होती है, ऊपर होती है। गहरा और नीला होता है इसका कलर नीला या फिर लाल होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलो अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। अब आप हेडिंग लगाएंगे ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम देखते हैं। देखो हाँ जी, दिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जो हार्ट होता है ना, ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट हैं वो लिख लेंगे सारे के सारे। सबसे पहले तो क्या होता है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है कार्डियो। कार्डियो या फिर कार्डियक। ठीक है, अब इसकी स्टडी होती है वो होती है कार्डियोलॉजी। इसका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, कार्डियोलॉजी। और जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। चलो भाई और बताओ सर। और बढ़िया सर आप बताइए। देखो इसका जो वजन होता है, इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम। बताओ
250 ग्राम, 300 ग्राम। और इसका जो आकार होता है बंद मुट्ठी के आकार का। क्लोज्ड फिस्ट शेप होती है इसकी, क्लोज फिस्ट शेप होती है। यानी ये लो साहब, इतना बड़ा होता है आपका हार्ट। इतने से हार्ट के अंदर 5-7 सोना बाबू हैं। इतने से हार्ट के अंदर 5-7 सोना बाबू हैं। मतलब 300, 250, 300 ग्राम के अंदर 50-50, 60-60 किलो के 3-4 सोना बाबू लेके घूम रहे हैं आजकल, है ना। तो ये तो बदनाम हो रहा है बेचारा हार्ट। चलो और देखो, और क्या ये बोनलेस टिश्यू है, बोनलेस मस्क्यूलर टिश्यू है। ठीक है, अस्थि विहीन पेशीय ऊतक। अस्थि विहीन पेशीय ऊतक मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की बोन नहीं होती, किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती, फिर भी टूट जाता है, फिर भी टूट जाता है। लेकिन होता नहीं है ऐसा, राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाएगा, नहीं टूटता बेटा। पेशीय ऊतक का बना होता है। और सबसे मजबूत अगर मसल्स लगी है तो कौन सी मसल्स आपकी? कार्डियक मसल्स ही होती हैं। सबसे मजबूत मसल्स कौन सी होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं। तो आपका बोनलेस मस्कुलर टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू का बना होता है। कौन से टिश्यू का बना होता है? एडिपोज मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक है सर, और बताइए और क्या करता है, इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को पंप करने का काम करता है। घर पे पानी वाली मोटर लगी होती है, ठीक है, नीचे से पानी की इसके ऊपर पहुंचाना, बस यही काम है किसका? हार्ट का। यही सेम काम किसका होता है? हार्ट का होता है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि ब्लड को प्योर करता है तो बहुत जूते मारो उसके। कोई ब्लड प्योर, हार्ट प्योर नहीं करता, ब्लड को पंप करता है। बस क्या करता है? पंप करता है। पंप का मतलब बस बिचौलिया है, इधर से खींचा इधर दिया, इधर से खींचा इधर दिया, बस और कोई काम नहीं है इसका। ब्लड को पंप करने का काम करता है कौन? आपका हार्ट। और देखते हैं इसके बारे में क्या है, और बताओ सर। और ये बताते हैं, देखो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, धड़क धड़क धड़क। ठीक, अब धड़कने की आवाज होती है वो कैसी होती है? इसकी लब डब की आवाज करता है। धड़कने की आवाज कैसी होती है? लब डब होती है। याद कैसे करेंगे? जो लव में डूब गया, जो लब में पड़ गया वो डूब गया। और लब कैसे होता है? दिल से होता है। तो लब डब होती है इसकी धड़कने की आवाज। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक बार धड़कने पर 70 ml ब्लड को क्या करता है? 70 ml रक्त पंप करता है। तो अब देखो कैलकुलेशन, एक बार धड़का है, एक बार धड़कने पर 70 ml रक्त को क्या करता है? पंप करता है। तो 72 बार में कितने करेगा? देखो 1 मिनट में 72 बार, और एक बार में 70 ml। तो 1 मिनट में 70 गुणा 72 मिलीलीटर।
इसको जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आता आपका अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। यानी 1 मिनट के अंदर आप एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1 मिनट के अंदर हार्ट पूरे ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। देखो वो कैलकुलेशन समझ में आ रही है। 1 मिनट में 72 बार धड़का, एक बार में 17 ml, तो 72 बार धड़कने पर कितना होगा, 70 गुना 72 कितना आ जाएगा, 5040 ml, यानी 5000 ml, और 5000 का मतलब 5 लीटर के समथिंग। तो क्या होता है, इतना ब्लड 1 मिनट के अंदर क्या कर देता है, ये पंप कर देता है। ठीक है, अरे आगे बात समझ में इतनी। तो ये हमारे हार्ट के बारे में कुछ बातें थी, जल्दी लिखेंगे इसको, फिर हार्ट का डायग्राम बना के फिर समझते हैं। चलो भी हार्ट का डायग्राम बनाते हैं अब। देखो ये लीजिए सर, आपका क्या हो गया, आपका हार्ट। अब देखो नॉर्मल सा मैंने डायग्राम बनाया, आप समझ जाएंगे इससे। ये हार्ट होता है। अब देखो जो ये जो नस ऊपर से जो नसें आ रही है ना, ये क्या करती हैं, इधर से ब्लड लेके आ रही है, और ये किससे कनेक्ट होती हैं, ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होती हैं, ऑर्गन से कनेक्ट होती है। और ये ऑर्गन से कैसा ब्लड लेके आती है, अशुद्ध। कौन सा ब्लड लेके आएंगी, इम्प्योर ब्लड लेके आती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेना केवा, यानी महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा ब्लड लेके आती है। ठीक है, लेके आएगी। और हार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये देखो इधर, आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड के अपोजिट कौन सा होता है, राइट। तो ये आपका कौन सा पार्ट होगा, इसका राइट पार्ट होगा। इधर आपका लेफ्ट राइट हैंड है, तो इधर कौन सा पार्ट होगा, आपका लेफ्ट पार्ट होगा। तो ऊपर का जो भाग होता है ना, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मैंने आपको बताना भूल गया, आप देख लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं आलिंद। कौन सी साइड है, दाई साइड, तो कौन सा आलिंद हो गया, दायां आलिंद। इधर बाई साइड है तो क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं नी से नीचे और नी से नीले, तो ये अपना नीले हो जाएगा। बाई साइड, दाई साइड है तो दायां नीले, और बाएं साइड है तो बायां नीले। इंग्लिश में बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये महाशिरा ब्लड लेके आएगी, ब्लड लेके आएगी, जैसे इसके अंदर ब्लड गिरेगा, दायां आलिंद ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ब्लड को रिसीव करके क्या करेगा, इस जो यहाँ पे जो वॉल दिख रहे हैं आपको, देखो राइट साइड में है, इधर वाले बॉल को बोला जाता है ट्राइकस्पिड बॉल।
ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जो बाई साइड होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल। ठीक है, देखो याद कैसे करेंगे, राई में आ रहा है राई ट्राई, राई ट्राई, ट्राइकस्पिड वॉल होता है दाई साइड, राइट साइड में। अब जैसे ही ये ब्लड आएगा तो ये वो जो वॉल है वो नीचे की साइड, ऐसे वॉल होते हैं, जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा नीचे की साइड खुल जाएगा। किससे खुल जाएगा? नीचे की साइड खुल जाएगा। और सारा का सारा ब्लड किसके अंदर आ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। कौन से वेंट्रिकल के अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल के अंदर आते ही ये ब्लड जो हार्ट है वो क्या करेगा? आपका पंप करेगा। क्या करेगा? हार्ट ऐसे पंप करेगा, और पंप करेगा तो ब्लड पूरा का पूरा किसके अंदर चला जाएगा? इन दोनों वेंस, इन दोनों नसों के अंदर चला जाएगा। और ये किससे कनेक्ट होती हैं? लंग्स से कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होती हैं? लंग्स। और लंग्स को बायोलॉजी के अंदर बोला जाता है पल्मोनरी, इसलिए वो उनको बोला जाता है पल्मोनरी। आप देखो हार्ट से दूर जा रही हैं, हार्ट से दूर जाएंगे तो क्या होंगी? आर्टरी। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको? पल्मोनरी आर्टरी। ऑर्गन से ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आ रहा है, कौन लेके आई? महाशिरा लेके आई, शिरा महाशिरा लेके आई। कहाँ पे आएगा ब्लड? दायां आलिंद के अंदर आएगा। दायां आलिंद के अंदर आते ही ये वोल खुलेगा। कौन सा वोल? ट्राइकस्पिड वोल खुलेगा। वोल खुलते ही ब्लड किसके अंदर चला जाएगा? दायां नीले के अंदर। इतनी बात समझ में आएगी। अब दायां नीले के अंदर ब्लड आते ही ब्लड हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करते ही सारा सारा ब्लड किसके अंदर चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता हुआ किसके पास चला जाएगा? लंग्स के पास। किसके पास चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। अब लंग्स इसको क्या करेगा? ब्लड को प्योर करेगा। क्या करेगा? प्यूरिफिकेशन करेगा। किसका? कौन करेगा? लंग्स। यानी ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? लंग्स करता है। और ये लंग्स यहां पे भी है। अब ये लंग्स से ब्लड पंप, लंग्स से जैसे ही ब्लड प्योर होगा वापस आएगा, और इन दोनों नसों की वजह से आएगा। अब ये लंग्स से आ रही है, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया? पल्मोनरी। अब ऑर्गन टू हार्ट आने वाली सारी की सारी क्या होती है? वेन्स होती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड किसके अंदर आ जाएगा? वापस हार्ट के अंदर आ जाएगा। और हार्ट के अंदर आते ही कहाँ आएगा? सबसे पहले बायां आलिंद के अंदर। बायां आलिंद क्या करेगा? इसको बुलाएगा कि आ जाओ आ जाओ, आ से आ जाओ, आ से आलिंद। तो ब्लड को रिसीव कौन करेगा? बायां आलिंद। आते ही ये वोल फिर से खुलेगा। फिर से खुलते ही ब्लड किसके अंदर चला जाएगा? पूरा का पूरा बायां नीले के अंदर चला जाएगा। वापस ब्लड हार्ट पंप करेगा, और पंप करते ही ब्लड किसमें? इसके अंदर चला जाएगा, और इसका नाम है महाधमनी। इंग्लिश में बोलते हैं एरोटा। और ये किसके अंदर, किससे कनेक्ट होती है? बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट होती है। तो अब इधर से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है? शुद्ध, प्योर ब्लड आ रहा है। और प्योर ब्लड किसके पास पहुंच रहा है? ऑर्गन के पास पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हमारा पूरा क्या हार्ट काम करता है? पूरा हार्ट क्या करता है? काम करता है। ऑर्गन से ब्लड लिया, महाशिरा लेके आएगी, आलिंद के अंदर आएगी, आलिंद के अंदर वोल खुलेगा, वोल खुलते ही किसके अंदर चला जाएगा? दायां नीले के अंदर। दायां नीले पंप करेगा, पंप करते ही लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्लड प्योर होगा, प्योर होकर वापस हार्ट के पास आएगा। कौन सी वेंस के द्वारा? पल्मोनरी वेंस के द्वारा। और जैसे ही आलिंद के पास आएगा, आलिंद जैसे वापस आएगा तो वोल खुलेगा, वोल खुलते ही ब्लड पंप होगा नीले के अंदर पहुंचते ही, और पंप होते ही महाधमनी से धमनी, धमनी से वापस छोटी धमनी के होते हुआ कैपिलरी, और कैपिलरी से ऑर्गन के पास ये ब्लड पहुंच जाएगा। और ब्लड के क्या हो जाता है? ब्लड यहाँ पे शुद्ध हो जाता है। तो आपने एक चीज देखी कि जो ब्लड का हार्ट का जो राइट पार्ट होता है उधर कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। और दाएं भाग के अंदर, बाएं भाग के अंदर कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बॉडी जो है हार्ट है वो क्या करता है? काम करता है। अब देखो एक छोटी सी चीज और देखते हैं इसके अंदर। इसकी 3 लेयर होती हैं, हार्ट की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वो आपको दिख रही होंगी। देखो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जो बीच वाली भाग होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो अंदर की जो होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। अब कई बार क्या होता है, अपना नीले ब्लड को पंप करना बंद कर देता है।
तो जब ब्लड को पंप करना बंद कर देगा तो हार्ट फेल की कंडीशन आ जाती है, तो वहां पे एक ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके यहाँ पे एक नोड होती है एनएस नोड, सॉरी एसएन नोड, क्या होती है एसएन नोड भी बोलते हैं इसको। एसएन नोड पे कृत्रिम तरीके से एक उपकरण लगा दिया जाता है जिसका नाम होता है पेस मेकर। क्या होता है आपका पेस मेकर। तो कृत्रिम रूप से हार्ट को पंप करने के लिए कृत्रिम रूप से लगाया गया उपकरण क्या होता है आपका पेस मेकर होता है। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, हद नहीं है, कंपटीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि दाएं भाग के अंदर है शुद्ध ब्लड, बाएं भाग के अंदर शुद्ध ब्लड, ठीक है। कैसे ब्लड हार्ट अपना काम करता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड रिसीव होता है तो लब की आवाज आती है, जैसे ही ब्लड पंप होता है डब की आवाज आती है। तो लब और डब की आवाज सुनाई देती है हमें कैसे, हार्ट के धड़कने के उपरांत, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ह्यूमन हार्ट काम करता है। अब कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप। देखो सॉरी, देखो जैसे ही हमारा ब्लड ऑर्गन से आता है, ये ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन के पास कौन सा ब्लड है अभी, अशुद्ध ब्लड। ये ब्लड यहां से चला, सबसे पहले किसके पास आता है, केशिकाओं के पास। केशिका के बाद में ये आता है किसके पास, छोटी धमनी, सॉरी छोटी सीरा। छोटी सीरा के बाद में आता है सीरा और महासीरा। ठीक है, और महासीरा से सीधा किसके पास चला जाता है, ये हार्ट के पास। यही होता है। अब हार्ट इसको किसके पास भेजता है, लंग्स के पास। और लंग्स वापस किसके पास भेजता है इसको, लंग्स वापस किसके पास भेजता है, शुद्ध करके। इधर ब्लड आ रहा था अशुद्ध और इधर ब्लड अब कौन आ रहा है, शुद्ध। किसके पास भेज दिया, हार्ट के पास। अब ये हार्ट वापस ही स्टार्ट करता है, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका और केशिका से वापस ऑर्गन। लेकिन इस बार कौन सा ब्लड आया, शुद्ध। ये चक्कर चलता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है और इसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ये अपना क्या है, पूरा एक मैनुअल तरीका है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा पूरा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की चांसेस है नहीं वैसे तो, बाकी बहुत सफिशिएंट मैटर है, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम सिस्टम लेके आएंगे, आप कमेंट करना कौन सा सिस्टम लेके आए, ठीक है। वो जल्दी ही आपकी एक मैराथन क्लास और होगी नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिना सब्सक्राइब करे कोई आगे नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।